नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें क्या है, द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशन पार्टीशन फंक्शन एंड एनी टेम्परेचर अमॉन्ग द फॉलोइंग। मतलब किसी भी एक टेम्परेचर पे इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट रोटेशन पार्टीशन फंक्शन किसका होगा। मतलब आपको निकालना है क्यू रोटेशन जिसका सबसे छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो इनमें से, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्यू रोटेशन का आपको जो रोटेशन पार्टीशन फंक्शन है उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, के टी डिवाइडेड बाई बी। बी आपका क्या है, रोटेशन कांस्टेंट है, रोटेशन कांस्टेंट के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी आपका टेम्परेचर। तो अगर रोटेशन कांस्टेंट को आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई, ठीक है। अब देखिए एच स्क्वायर तो आपका प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के टी भी, टेम्परेचर आपको दिया है किसी एक टेम्परेचर पे चारों का निकालना है तो ये भी कांस्टेंट ही है चारों के लिए, ठीक है, सेम है। 8 भी कांस्टेंट, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, बस आई है आपका जो डिफरेंट हो सकता है। आई आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रोटेशन कांस्टेंट जो भी आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है म्यू आर स्क्वायर। म्यू आपका रिड्यूस मास है और आर आपका है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, जो आपको यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो अब आप क्या है, आप एक ही तरीका आपके पास, आप रिड्यूस मास निकालिए इन सब का और उसके बाद जो भी रिड्यूस मास का ऑर्डर आएगा वो सेम ऑर्डर होगा आपका क्यू रोटेशन का, ठीक है। तो रिड्यूस मास निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, रिड्यूस मास का क्या होता है, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए सिंपल क्या है, ये वाला टर्म तो सबका कॉमन है तो इस वाली टर्म को हम इग्नोर करेंगे, जो साइड की दो टर्म है उसको देखेंगे, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले इनका मास पता कर लेते हैं। कार्बन का कितना होता है 12, 12 प्लस 3, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12, 13, 14, 15, 15। हाइड्रोजन का कितना है 1, दोनों हाइड्रोजन का कितना है 1। ड्यूटेरियम का मास कितना होता है 2, हाइड्रोजन का होता है 1, ड्यूटेरियम का होता है 2, ठीक है। तो अब हम इनका रिड्यूस मास निकालते हैं। फर्स्ट वाले का कितना होगा 15 इंटू 1, 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1, 16। नेक्स्ट है 1 इंटू 1, 1, 1 प्लस 1, 2, ठीक है। थर्ड का है 2 इंटू 1, 2, 2 प्लस 1, 3, 4, 2 इंटू 2, 4, 2 प्लस 2, 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर आप करेंगे तो कितनी आती है 0.9 समथिंग आती है। इसकी आती है 0.5, 2/3 ये आती है 0.6, इसकी आएगी 1, ठीक है। तो अब आपको पता है ये क्या ए के लिए था, ये बी के लिए था, ये सी के लिए और ये डी के लिए था। तो अब आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो म्यू रोटेशन है वो किसका होगा, वो होगा सबसे ज़्यादा जो म्यू रिड्यूस मास है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, डी के लिए, फिर होगा सबसे ज़्यादा ए, फिर होगा सबसे ज़्यादा सी और सबसे कम होगा बी। यही ऑर्डर आपका होगा क्यू रोटेशन के लिए, ठीक है, सेम ऑर्डर होगा। अब आपसे पूछे सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे लार्जेस्ट डी होगा, सबसे स्मॉलेस्ट किसके लिए होगा, बी के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। तो बी के लिए होगा सबसे स्मॉलेस्ट क्यू रोटेशन किसका होगा, बी, जो सबसे लास्ट में, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम होगा रिड्यूस मास और क्यू रोटेशन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था जो फर्स्ट हमने देखा था वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली उसके फॉर्मूले से, जो हमने अपने क्विक रिवीजन में देखा था। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, द लो एंड हाई टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन आर, ठीक है। जो लोएस्ट लिमिट है और हाईएस्ट लिमिट है, ठीक है, जब टेम्परेचर सबसे लो होता है, ठीक है, टी जब से लो होता है और टी जब सबसे हाई होता है, तब जो पार्टीशन फंक्शन है वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन उसकी वैल्यू कितनी होती है। और यहाँ पे आपको उसने दे दिया जो ये थीटा यूज़ किया है, थीटा की वैल्यू hv/k, ठीक है। तो हमने देखा था, देखिए अब यहाँ पे कहीं पे केस 1 वाला जैसी इक्वेशन तो आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला केस है ग्राउंड स्टेट, जिसमें जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ज़ीरो नहीं होती
वो केस लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर माइनस एच वी बाई 2kT डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर माइनस एच वी बाई kT। अब इसके दो केस थे, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है और जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है। लो टेम्परेचर में क्या था फॉर्मूला, मैंने आपको इसका एक ट्रिक बताई थी, जो भी न्यूमरेटर है आप उसको लिख देंगे लो टेम्परेचर में, और हाई टेम्परेचर में kT बाई एच वी तो होगा ही, और जो लो टेम्परेचर की वैल्यू है वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो लो टेम्परेचर है उसकी इक्वेशन है e टू द पावर एच वी बाई 2kT, जो भी न्यूमरेटर है आपका सीधे सीधे न्यूमरेटर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो और एच वी बाई के को हम क्या लिखते हैं, थीटा वाइब्रेशनल, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ थीटा लिया है। तो सिंपल आप लो टेम्परेचर पे ये वाली वैल्यू, तो आपकी लो वैल्यू ये वाली टेम्परेचर, ये वाली वैल्यू कहाँ है, अगर आपको दिख रही है तो देखिए, जहाँ पे भी 2, इस पे तो 2 नहीं है तो ये तो नहीं होगा, इस पे 2 है, ठीक है, इस पे भी 2 है और इस पे भी 2 है, ठीक है, ये तीनों है। अब हाई टेम्परेचर वाले देखते हैं, हाई टेम्परेचर पे क्या है, kT डिवाइडेड बाई एच वी, ठीक है, एच वी बाई के होता है आपका थीटा वाइब्रेशन, तो थीटा वाइब्रेशन और सेम जो ये वाली वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। तो आपका टी यहाँ पे तो थीटा बाई टी है तो ये तो नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे है टी डिवाइडेड बाई थीटा, ई टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नहीं है तो ये तो नहीं होगा, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2t, तो ये वाली आंसर भी होगा इसका, ठीक है। सिंपल इसमें आपसे फॉर्मूला पूछा और जो दो केस मैंने आपको बताए थे वही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें क्या है, ये नेट में आया है दिसंबर 2014 में। इसमें लिखा है कि द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट दैट आर पॉसिबल व्हेन 2 पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट। मतलब आपको यहाँ n की वैल्यू दी है, 2 पार्टिकल का है, और आपको स्टेट का है कि स्टेट आपका कितना है 4, मतलब 4 आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं या स्टेट हैं और 2 आपके पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है। When 2 particles are distributed in 4 states such that the resulting wave function are anti-symmetric, आपको कहा गया है कि जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। जब भी जब पार्टिकल एक्सचेंज होंगे एनर्जी लेवल में तो आपका जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो भी है फंक्शन होगा, अगर एंटी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब वो क्या है, वो फॉर्मियंस के लिए। और आपको पता है फॉर्मियंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, MCN का, ठीक है। तो M आपको दिया हुआ है 4 और N आपको दिया हुआ है 2, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंटी सिमेट्रिक। सिंपल एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है फॉर्मियंस के लिए, और फॉर्मियंस के लिए अगर हमें माइक्रो स्टेट निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, MCN वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल। m आपको दिया हुआ है 4 स्टेट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने 2, और m माइनस n कितना हो जाएगा 2। तो जब आप इस पूरे फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 6। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये वैसे नेट में आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं, नेट का एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 2014 में आया है। तो देखिए इसमें क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 इज़, इसमें लिखा है नेग्लेक्ट 0 पॉइंट एनर्जी एंड अज्यूम HV इज इक्वल टू KBT, ठीक है। देखिए इसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, ठीक है, कि जो भी हार्मोनिक ऑक्सीलेशन है, हार्मोनिक ऑक्सीलेशन में, अब हार्मोनिक ऑक्सीलेशन में आपसे पूछा गया है कि इन द एनर्जी लेवल, अच्छा आपको कहा है कि नेग्लेक्ट 0 पॉइंट एनर्जी, नेग्लेक्ट 0 पॉइंट एनर्जी मतलब 0 पॉइंट एनर्जी आपको नेग्लेक्ट करनी है, इसका मतलब आपको एनर्जी कौन सी लेनी है, NHV, ठीक है। क्योंकि जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है वो सिंपली हम किसके लिए लेते हैं, 1/h हाफ प्लस सॉरी n प्लस हाफ HV, ठीक है। इसमें क्या है, जब ये 0 होता है, n इक्वल टू 0 होता है तो 0 पॉइंट एनर्जी ये होती है, ठीक है। हमें कहा है कि ये नेग्लेक्ट करना है हमें, तो इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है, H इज इक्वल टू NHV वाला, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने अपने स्टैटिस्टिकल वाली वीडियो में देखा था। प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जिस भी स्टेट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका आप क्या लिखेंगे, e टू द पावर e बाई के टी डिवाइडेड बाई, अब उसका q लिखेंगे। q जो भी होता है, q क्या होता है, टोटल आपका समेशन होता है। q होता है आपका समेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी, और यहाँ पे आपको जिस स्टेट के लिए निकालनी है प्रोबेबिलिटी उस स्टेट का, ठीक है। तो सिंपल, अब आपको ये पता है कि q वाइब्रेशनल की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। यहाँ आपको हार्मोनिक ऑक्सीलेशन दिया हुआ है, तो q वाइब्रेशनल जो होता है आपका टोटल, ये सारा कैलकुलेट करके आप निकाल चुके हैं वाइब्रेशनल के लिए, तो ये आपकी वैल्यू आती है ये वाली, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको कहा था, आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था इसके लिए 1 के लिए निकालनी है तो 1 की एनर्जी डालिए, ठीक है। तो 1 की एनर्जी क्या होगी, n की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, तो एनर्जी कितनी होगी hv बाई के टी, ठीक है, e टू द पावर hv बाई के टी डिवाइडेड बाई जो हमारा q वाइब्रेशनल है वो हम ऑलरेडी, जो हमारा q की वैल्यू वो हम ऑलरेडी वाइब्रेशनल के लिए निकाल चुके फॉर्मूला ये वाला, तो ये हम नीचे पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सिंपल आप पहली वीडियो देख लीजिए क्विक रिवीजन वाली, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, निकालने का फॉर्मूला है। जैसे अगर आपको ith स्टेट के लिए निकालना है तो आप यहाँ क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस आई नहीं, सपोज आपको फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस ई 1 स्टेट की एनर्जी डिवाइडेड बाई के टी डिवाइडेड बाई q, ठीक है। अब आपको यहाँ पता है कि q ये वाइब्रेशनल के लिए, और q वाइब्रेशनल के लिए हम पहले ही निकाल चुके हैं, हमें फॉर्मूला पता है q वाइब्रेशनल का क्या होता है, ठीक है। E1 एनर्जी कौन से फॉर्म में लेनी है ये भी हमें पता है, क्योंकि इसने बोला कि नेग्लेक्ट 0 पॉइंट एनर्जी, तो फर्स्ट केस लेंगे जब E जो हमारी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 0 होती है, ठीक है। अब E1 की एनर्जी कितनी होगी, n की वैल्यू 1 पुट कर दो फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो hv, ठीक है, तो hv बाई के टी है। अब इसने एक और चीज़ बोली है कि यहाँ पे आपको एज्यूम करना है hv और kt इक्वल है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं तो ये कट के 1 हो जाएगा, -1, इधर भी -1, तो ये आ गया -1 और यहाँ पे भी -1 आ गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, क्या आप इस पूरी टर्म को जो ये है 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस आई -1 है, इन सब को आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, 1 नीचे और ये पूरा टर्म जो ये वाला टर्म है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और e टू द पावर -1 तो आपको पता ही है 1/e लिख सकते हैं, जैसे हम 10 टू द पावर -1 को क्या लिखते हैं 1/10, वैसे लिखा हमने, ठीक है। ये पूरा टर्म आ गया। अब एक और चीज़ देखिए, आपको पूछा इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 e आ रहे, अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी करें तो e इंटू ई, ठीक है, और इसको इंटू करेंगे तो e माइनस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले टर्म को हम वापस इसी टर्म में ले लें, ठीक है, e टू द पावर -1 और ये तो 1 माइनस ई टू द पावर -1 है ही। अब इन दोनों को इंटू कर दें तो ब्रैकेट के अंदर ये 1 से इंटू को होगा तो ये क्या होगा, e टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर -1 ई टू द पावर -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब ये आपको यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, बट अब आप क्या करिए, ये इस चीज़ को अगर आप पूरा सॉल्व करें, ठीक है, इस चीज़ को अगर आप पूरा सॉल्व करें, सपोज़ आपको सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है बाकी नहीं हो रहा, तो अब इस टर्म को पूरा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2e है, इसका भी कोई चांस नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपके पास 2e है, तो कुछ अगर आप मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन डी को हमने किया, e -2 है और ये e +1 है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब +1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +1 -1 कितना हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, और ये क्या है -2 माइनस e है -1 है, तो ये क्या होगा, e -2 ही आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो यही वाला टर्म आएगा ना, इधर यही वाला टर्म आया इधर, ठीक है, और -2 और +1 कितना हो जाएगा -1। अब देखिए ये वाली टर्म और आपकी ये वाली टर्म सिमिलर है कि नहीं है, है ना,
दोनों सिमिलर है, इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा यूजिंग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑसिलेटर ऑक्युपाइंग द फर्स्ट 3 लेवल 0, 1 एंड 2 इज फाउंड टू बी P0 इतना है, P1 इतना है, P2 इतना है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन ऑक्सीलेटर इन एनर्जी लेवल इन n इज़ ग्रेटर देन 3। ओके, देखिए इसमें आपको सिंपल बोला है कि आपके पास 3 एनर्जी लेवल है, ये आपका n0 है, n1 और n2। अब देखिए इसमें क्या आपको कहा है कि 0 में आपको पार्टिकल ढूंढने की जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी हुई है 0.6 समथिंग है। ठीक है, इधर भी आपको दिया हुआ है 1 में ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है 1.2 और 2 में ढूंढने की प्रोबेबिलिटी 0.086, आपको ये तीनों दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि 3 से ज़्यादा जो ग्रेटर एनर्जी लेवल है, ठीक है, इक्वल टू या फिर 3 से ज़्यादा, मतलब ये 2 तक है, 3, 4, 5 एनर्जी लेवल है। इसमें कहा आपका इक्वल टू 3 और 3 से बड़े एनर्जी लेवल में पार्टिकल ढूंढने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, मतलब पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो सिंपल आपको प्रोबेबिलिटी का बहुत इक्वल है कि प्रोबेबिलिटी होना, ऑकरेंस, और प्रोबेबिलिटी नहीं होना, नॉट ऑकरेंस, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करोगे, इनमें होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इनमें नहीं होना मतलब इनमें, अगर इनमें नहीं होगा तो किस में होगा, इन तीनों में होगा। ठीक है, तो इनमें होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इनमें नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को इक्वल कर देंगे 1 से। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इनमें होना मतलब 3, 4, 5, 6 किसी में भी हो सकता है, और इनमें नहीं होना मतलब इनमें नहीं होगा तो किस में होगा, 2 में होगा, 1 में होगा या 0 में होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस कर देंगे आप, इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी 1 से। ठीक है, तो अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या करेंगे, इसमें जितनी मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इसमें जितनी मिलने की प्रोबेबिलिटी और इसमें जितनी मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, टोटल इनमें मिलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये वाली। और इसका तो हमें निकालना ही है कि इनमें मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो तो हम x लेंगे, 1 की वैल्यू हमारे पास है ही, तो 1 माइनस इनके टोटल प्लस कर देंगे, जो भी इनका टोटल प्रोबेबिलिटी है प्लस करके 1 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कि इसमें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट में है, इफ़ थीटा आर डिनोटेड द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ अ रोटेशन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टर्म इज़, इस टर्म का मैग्नीट्यूड क्या है हमें वो पता करना है। और इसमें लिखा है एज्यूम द बॉन्ड लेंथ टू बी सेम फॉर ऑल द मॉलिक्यूल, मतलब बॉन्ड लेंथ सारे मॉलिक्यूल का सेम है। आपके पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है H2, एक दिया हुआ है D2 और दूसरा है HD। ठीक है, ये है हाइड्रोजन का डाइमॉलिक्यूल, ये है ड्यूटेरियम और ये है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें आपका जो टर्म है वो है जो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, इसे हम रोटेशनल टेम्परेचर भी कहते हैं। ये है H2 के लिए दिया हुआ है इन्होंने, प्लस ये सेम दिया हुआ है आपके D2 के लिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा है थीटा डिवाइडेड बाय HD का ये होल स्क्वायर। ठीक है, आपका इन टोटल ये वाला इक्वेशन दी हुई है, इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है कि क्या मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, जो थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, B डिवाइडेड बाई के। थीटा इज इक्वल टू सिंपली B डिवाइडेड बाई के। B आपका रोटेशनल कांस्टेंट है और के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो फिर आप ऊपर जो भी लिखे नीचे स्क्वायर है, तो ऊपर के इधर भी के, इधर के स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल जो भी कांस्टेंट चीज़ है वो आपको नेग्लेक्ट करनी है, जो वेरिएबल है वो देखेंगे हम। ठीक है, अब B को आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई बाई आई, पाई स्क्वायर इंटू आई आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, हम इन सबको नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आई।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो क्या होगा, म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू आपका रिड्यूस मास और आर आपका बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ यहाँ आपको पहले ही बोल दिया कि ये बॉन्ड लेंथ सारे मॉलिक्यूल की सेम है। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है तो इसका मतलब ये भी हम नहीं लेंगे, सेम है तो कट हो जाएगी। ठीक है, तो अब सिंपल हमारे पास क्या बता, थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। ठीक है, अब सिंपल आप क्या लेंगे, जो भी थीटा है, ठीक है, अब उसकी जगह पे आप रिड्यूस मास ले लीजिए। तो थीटा ऑफ H2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाई रिड्यूस मास ऑफ H2 इंटू नेक्स्ट आपका क्या था, थीटा ऑफ D2 मतलब 1 रिड्यूस मास ऑफ D2 डिवाइडेड बाई 1 रिड्यूस मास ऑफ HD। ठीक है, ये क्या आपका स्क्वायर था। ठीक है, अब इसका रिड्यूस मास लेंगे तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए, अब रिड्यूस में 1 इंटू 1 क्या होगा 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 1, ये रिड्यूस मास आपका क्या आ जाएगा, अगर हम ये 1 तो कर ले, रिड्यूस मास क्या होगा 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है, इंटू अब आपका E1 डिवाइडेड बाई रिड्यूस मास ऑफ D2 का, तो D2 क्या है, दोनों 2 2 हैं तो 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 2 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। अब इसका क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 1 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इनका स्क्वायर। ठीक है, अब देखते इसका क्या हो जाएगा 1 1 1, ये सब 1 1 है, सॉरी ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना। तो अब देखिए पहले क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये ऊपर जा सकता है तो ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू ये दोनों तो कट के 1 हो जाएंगे तो ये टोटल इंटू 1 में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जो 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3 नीचे है। ठीक है, देखिए अब क्या ये है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को इधर ऊपर लिख सकते हैं ना, तो हमने सिंपल ये किया 3 को ऊपर लिख दिया इसको हटा के। ठीक है, अब जो 2 है, अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में 3 नीचे, 3 के नीचे 2 है तो 2 को हम यहाँ ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 कितना होगा ऊपर चला जाएगा, तो इसका फॉर्म क्या आ जाएगा आंसर 8 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 4 2 8 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 21। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 21 अगर हम देखें तो देखिए इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन फॉर्मूला इज। ठीक है, अब इसमें आपको पूछा है द नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। अब इसमें सिंपल आपसे पूछा गया है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है, मतलब वही माइक्रो स्टेट बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स कह सकते हैं या नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको एक एस टर्म दिख रहा है, ऐसा आपको पता है एंट्रोपी होता है, के भी आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और ई चलो ई आपको नहीं पता है क्या है। ठीक है, डेल जी ये है, तो आपको एक चीज़ पता है कि इंट्रोपी यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब इंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला जो होता है इंट्रोपी का वो होता है S इज इक्वल टू KB/LN/W। ठीक है, अब आपसे पूछा है द नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कितने नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होंगे, मतलब आपसे W पूछा है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको W निकालना है तो क्या करोगे, S डिवाइडेड बाई ये इंटू में है KB। ठीक है, तो KB डिवाइड में चला गया, अब हो गया LN/W। ठीक है, अब आपको सिर्फ W निकालना है, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या करोगे, LN को जब आप डिवाइड में भेजते हो तो LN जब डिवाइड में जाता है तो LN हो जाता है E। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा e⁻ S डिवाइडेड बाई KB। ठीक है, कोई माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर है, A, e⁻S डिवाइडेड बाई KB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ मॉलिक्यूल हैज़ अ ग्राउंड स्टेट एंड 2 एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, all of which are non-degenerate with the energy
E0, E1, E2, ठीक है. एंड इफ P0, P1, P2 आर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्युपाइड इन द ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टिवली एट टेम्परेचर दिस. तो P0, P1 और P2 का आपको इक्वेशन जो भी रेशियो है वो निकालना है. तो उसके लिए आप रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपसे सिंपल बोला है कि आपके पास 3 एनर्जी लेवल है, 0, 1 और 2, ठीक है. E0 की वैल्यू आपको दी हुई है 0, E1 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 × 10⁻⁻20 जूल है. E2 की वैल्यू जो एनर्जी है सेकेंड एनर्जी स्टेट की वो भी आपको दी हुई है. आपको यहाँ पे बोला है कि जो P0, P1, P3 ये सिंपल आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. कितनी प्रोबेबिलिटी है, P0 मतलब 0 स्टेट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट स्टेट में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे फर्स्ट में. P2 है कितने प्रोबेबिलिटी है या कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड स्टेट में होंगे. तो इसके लिए फॉर्मूला हमने देखा था क्या होता है, Pi = e⁻⁻ei/kT और Q, ठीक है. Q क्या होता है, क्योंकि Q का फॉर्मूला होता है Q = सारे जितने भी एनर्जी स्टेट है Ei मतलब E0, E1, E2, E3, E4. तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही है, 0, 1, 2. तो तीनों की एक्सपोनेंशियल एनर्जी का एडिशन करेंगे हम, ठीक है. सबसे पहले तो Q निकालेंगे, उसके बाद P1, P2, P3 देखेंगे. तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, Q निकाला. तो Q क्या था, समेशन मतलब सबका एडिशन होगा. e⁻, पहला ये है E0 के लिए, E0 तो 0 ही है डिवाइडेड बाई KT, और e⁻⁻0 कितना होता है 1, ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे e⁻, ये है E1 डिवाइडेड बाई K और T, ठीक है. इसको पूरे को सॉल्व करके कितना है e⁻⁻2.4, ठीक है. और e⁻⁻2.4 की वैल्यू कितनी है, ये होगी, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे 2 के लिए, ये है E2 डिवाइडेड बाई KT, ठीक है. तो इसके लिए कितनी है, E2 की वैल्यू ये है, K ये और T ये. तो उसकी वैल्यू आ गई e⁻⁻7.2. -7.2 की वैल्यू कितनी है, 0.007. अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपकी Q की वैल्यू आ गई ये, ठीक है. अब आपको P0 निकालना है, मतलब 0 स्टेट में जो 0 वाला जो E0 था उस स्टेट में कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उस स्टेट में हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास. तो आपके सिंपल आपको ये वाला टर्म लेना है, डिवाइड कर देना है Q से, ठीक है. ये वाला टर्म क्या आया था आपका 1, तो 1 डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू, ठीक है. तो आपके पास कितना आ गया, ये गेट का क्वेश्चन हो, ये गेट में आ सकता है. नेट में अगर आएगा तो आपको ऐसी कैलकुलेशन देंगे जो आप नॉर्मली इजीली विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका P1 का मतलब ये वाला, ठीक है. ये वाला टर्म जो है, ये जो आपकी आई थी वैल्यू, इस टर्म को डिवाइड कर देंगे आप Q से. तो इस टर्म को आपने Q से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये आई, ठीक है. नेक्स्ट आप देखेंगे P2, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 मतलब ये जो थर्ड टर्म है, ठीक है. ये थर्ड टर्म को आपको डिवाइड कर देना है Q से, जो Q की वैल्यू आपके आई ये वाली, ठीक है. तो इसकी वैल्यू कितनी थी, ये डिवाइडेड बाई दिस. तो या फिर आप कह सकते हैं दिस डिवाइडेड बाई Q. तो ये वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है. अब देखिए ये आपके ऑप्शन से नहीं मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत मिलेगा. जैसे आप देखिए आपको ऑप्शन देखिए आपका 0.918 है फर्स्ट वाला, ठीक है. बाकी C और D में तो कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही होगी आपको, ठीक है, आपको दिख रहा है. इसमें आपसे पूछा है कि आपको रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन निकालना है, मतलब Q रोटेशनल निकालना है, ठीक है. अब देखिए ये क्वेश्चन आया गेट 2015 में. तो Q रोटेशनल निकालना है. Q रोटेशनल का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ GI e⁻⁻ei/kT, ठीक है. अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, GI क्या होती है आपकी डीजेनरेसी होती है. तो आपके पास टोटल कितने एनर्जी लेवल दिए हुए हैं, इसमें दिया है रोटेशन पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू J0 and 1, मतलब एक 0 है, दूसरा J = 1 है, ठीक है. अब देखिए आपको ये तो पता है Q रोटेशनल या जो भी आपकी Q की वैल्यू होती है वो होती है समेशन ऑफ GI
माइनस ई आई बाई के टी, मतलब जी जो है आपका वो है 2, जी जो जी की वैल्यू होती है जो डीजेनरेसी की होती है 2j+1, ठीक है। और जो एनर्जी होती है, एनर्जी रोटेशन की, वो होती है BJ+1, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले जी लिखेंगे आप फर्स्ट के लिए जो ज़ीरो स्टेट है उसके लिए, फिर जो एनर्जी का टर्म है ये आप जी ज़ीरो एनर्जी लेवल के लिए लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे जो डीजेनरेसी है फर्स्ट स्टेट के लिए निकालेंगे, उसके बाद जो एनर्जी का टर्म है वो लिखेंगे फर्स्ट स्टेट के लिए। तो सिंपल हमने यही किया है। 2j, जे आपका ज़ीरो के लिए लिखेंगे तो जे की वैल्यू कितनी है 0+1, ठीक है। e टू द पावर माइनस BJ+1, जे की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। e टू द पावर -0 होगा और 2 × 0 0+1 तो क्या हो जाएगा 1, e टू द पावर -0 है तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट देखिए 2j+1, जे जो है आपका एनर्जी लेवल, जे किसके लिए 1 के लिए, तो जे 1 के लिए है तो J1 यहाँ पुट करेंगे 2 × 1 कितना होगा 2 + 1 3, तो ये डीजेनरेसी आगे 3, e टू द पावर यहीं BJ+1 करेंगे, J की वैल्यू इस बार हमने पुट की 1, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 और ये 1 रहेगा B × 1 B रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2B समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2B/KT, ठीक है। यहाँ तो 0 था तो ये 1 हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, E आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और आगे कोई यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे भी 3 आया है, यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। अब देखिए 1 + 3 है आपका, तो 1 + 3 किस किस में 1 + 2 है, ये तो नहीं होगा 1 + 3, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कट गया 1 + 3, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे आपको E दिया है वो कांस्टेंट है, B आपका क्या है रोटेशन कांस्टेंट हो गया, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T आपका टेम्परेचर, इन तीनों को हमने E माना है। बचा आपका क्या 2 बाहर आ जाएगा -2, ठीक है। तो -2 आपका कहाँ है, इसमें -2 है, इसमें -3 है, तो ये गलत हो जाएगा, -2 वाला सही हो जाएगा। तो आपका आंसर ये होगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा है द एनर्जी लेवल ऑफ द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर नेग्लेक्टिंग 0 पॉइंट एनर्जी RE इज इक्वल टू, देखिए इसमें नेग्लेक्टिंग 0 पॉइंट एनर्जी तो पहले ही दे दिया, इसका मतलब हमें कौन सा केस लेना है वाइब्रेशनल वाला, जब एनर्जी इक्वल हो NHV, मतलब जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो, आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जब 0 हो, फर्स्ट केस, ठीक है। और प्लस आपको ये एनर्जी भी का फॉर्मूला भी दे दिया है, तो इससे पूरा क्लियर होता है कि हमें फर्स्ट केस लेना है। अब इसमें क्या लिखा है फॉर n = 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अज्यूम दैट HV इज इक्वल टू KBT, द पार्टीशन फंक्शन इज। अब आपको इसमें पूछे कि पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। देखिए मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वही Q वाइब्रेशनल जो फर्स्ट केस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/1 - e टू द पावर -HV/KT। अब इसने बोला है कि HV और HV/KT को आपको सेम मानना है, ठीक है। HV और HV/KT को आपको सेम मानना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों सेम है तो ये इंटू 1 से कट जाएंगे। अगर इसको भी आप KT लिख दें तो डिवाइड हो जाएंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा -1। तो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं E-1 को 1/E, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना आप। तो अब ऐसा सिमिलर कौन सी इक्वेशन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1/E नहीं है, बट ये वाला सेम आ रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सिंपल लिखा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ 6 आइडेंटिकल पार्टिकल विद ऑक्यूपेशन नंबर 1 2 3 इन 3 स्टेट इज। देखिए इसमें आपको सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आपके पास बोल दिया, आपको 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं आपके पास, ठीक है। पार्टिकल का नंबर क्लियर है और आपको ऑक्यूपेशन नंबर दिया हुआ है 1 2 और 3। अब आपको पता है जब हमें ऑक्यूपेशन नंबर दिया होता है, हमने क्विक रिवीजन वाली वीडियो में देखा है, जब हमें ऑक्यूपेशन नंबर दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं W के लिए, माइक्रोस्टेट निकालने के लिए। इसमें आपको माइक्रोस्टेट ही पूछा गया है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई n
आई फैक्टोरियल, ठीक है। n होता है आपका जितनी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास हैं, वह है आपके पास 6। दूसरा है आपके पास ni जो ऑक्यूपेशन नंबर है, वो आपको दिया हुआ है 1, 2 और 3, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 पाई मतलब तीनों को आपको इंटू कर देना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तक, ठीक है। और 3 ये फैक्टोरियल है तो 3 ये वाला और ये कट जाएगा, ठीक है, जो 6 के साथ है, ये और ये कट जाएंगे। और आपके पास 2 से आप 2 से 3 को काट दीजिए 6 हो जाए, 2 से आप 6 को काट दीजिए 3, तो 3 इंटू 5 इंटू 4 आप इंटू करेंगे तो आपके पास कितना बचा, कितना आया 16, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए और कौन से फॉर्मूले में कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला पुट करना है ये आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।